चलो, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे आपके इस इंटरव्यू वाली सीरीज़ में एजोर के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या क्रिएट किया था। एजोर का पहले तो अकाउंट बनाया, क्योंकि एजोर में आप एकदम नए थे तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया मैंने। तो सब्सक्रिप्शन हमने पहले क्रिएट किया, उसके बाद एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, फिर एक अपना वर्चुअल नेटवर्क बनाया, उसमें एक वीएम बनाई थी। ये है वो वीएम, ठीक है। इस वीएम पे हमने एक सैम्पल वेबसाइट भी डिप्लॉय करी थी कि किस तरीके से एजोर के वर्चुअल मशीन पे लोग साइट वगैरह डिप्लॉय करते हैं, वो भी हमने देखा, कैसे कनेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हाँ जी। इस वीएम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो हमें समझना है, ठीक है। पहला ऑप्शन होता है यहाँ पे देखो, कनेक्ट का। ये ऊपर वाले ऑप्शंस बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे ओवरव्यू, मतलब वीएम का ओवरव्यू, कौन सी आईपी है, क्या नाम है, किस ग्रुप में है, किस लोकेशन पे है, ठीक है। उसके बाद आईएम क्या एक्सेस वगैरह है वो सब दिखेगा आपको, टैग्स के बारे में दिखेगा आपको, ठीक है। अब अगर आपने कोई टैग लगाया है वीएम पे, तो अभी कोई टैग वगैरह है नहीं, वो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ कनेक्ट से, ठीक है। तो कनेक्ट में यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखती हैं, एक नॉर्मल कनेक्ट, दूसरा बैशन, ठीक है। इस कनेक्ट का मतलब ये है कि ये आपको गाइड करेगा कि अगर आपने वीएम बना दिया तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, देखो। एक बोल रहा है कि एजोर सीएलआई के थ्रू कनेक्ट कर लो, और दूसरा होता है कि नेटिव एसएसएच के थ्रू कर लो। एजोर सीएलआई कैसे करोगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक कर दोगे कनेक्ट पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से क्लाउड शेल खुलेगा और आपकी मशीन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका है। सेकंड तरीका क्या है कि आपको अगर ऐसा नहीं करना, तो आपके लोकल लैपटॉप में जो भी टर्मिनल हो, सीएमडी हो, पावर सेल हो, कुछ भी हो, उसको ओपन करो, वहाँ पे एसएसएच टाइप करो, अपनी मशीन का यूज़र नेम डालो, ये पब्लिक आईपी वहाँ पे डालो और एंटर मारो। फिर वो पूछेगा आपसे पासवर्ड, पासवर्ड डालो, आपकी मशीन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कनेक्ट करने के ऑप्शंस थे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो बैशन वाला, ये क्या है, अगर आपकी मशीन में पब्लिक आईपी नहीं है। कई बार इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग पब्लिक वीएम क्रिएट नहीं करते, प्राइवेट वीएम क्रिएट करते हैं। मोस्टली हम लोग प्राइवेट वीएम ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट वीएम है तो उसे कैसे कनेक्ट करोगे, तो प्राइवेट वीएम को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैशन होस्ट का यूज़ करते हैं। कई लोग उसे जंप पॉइंट बोलते हैं, कई लोग उसे जंप सर्वर बोलते हैं, ठीक है। कई लोग उसे बैशन बोलते हैं। तो एजोर में आपको बैशन के लिए नया सर्वर क्रिएट नहीं करना पड़ता, यहाँ पे आपको सर्विस मिल जाती है बैशन की। आप वो बैशन की सर्विस इनेबल कर दो और अपनी मशीन को प्राइवेटली कनेक्ट कर लो, ठीक है। अभी बैशन के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको ओके। बताऊंगा क्या होता है बैशन। बेस्टियन होस्ट खड़ा करने की जरूरत नहीं, इधर बेस्टियन की सर्विस मिल जाती है सीधा। करेक्ट, करेक्ट। ओके। आप एक नई बाय मस डिफॉल्ट सब EC2 प्राइवेट में ही लॉन्च होते हैं मतलब। हाँ, आप नया मशीन मत बनाओ और फिर वहाँ पे जाके जंप मत करो, ऐसा कुछ खड़ा मत करो बैशन होस्ट। यहाँ पे सर्विस मिलती है, उसे इनेबल कर दो बस, हम्म। ठीक है। इसलिए बैशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपकी मशीन प्राइवेट होती है, अगर इस मशीन में पब्लिक आईपी नहीं होती, तो आप उसे कनेक्ट करते बैशन के थ्रू। करना कुछ नहीं होता, बैशन पे आते और यहाँ पे इनेबल बैशन का ऑप्शन होता है, बस इनेबल या फिर कनेक्ट पे क्लिक कर देते, यहाँ पे कनेक्ट पे डालते यूज़र नेम, उसका पासवर्ड और कनेक्ट, ओके। आपकी मशीन कनेक्ट हो तो जाती है, ठीक है। पैशन होस्ट मशीन कनेक्ट हो जाएगी, मतलब मैं बाहर बैठा हूँ तो मुझे पुट्टे से लॉगिन लेना है, तो हम लोग यूजुअली बेस्टियन के EC2 पे लॉगिन करते हैं ना AWS में, हम्म और उधर से हम SSH करके वेब सर्वर ऐप सर्वर DB पे लॉगिन करते हैं। तो हम्म इसमें मशीन बनती है, सर्विस होती है, मतलब कैसा, मैं बाहर में अगर बैठा हूँ तो पुट्टे से कैसे लॉगिन लेंगे नहीं, बाहर बेस्टियन पे, बाहर आपको बैठना ही लैपटॉप नहीं पे है। होंगे? अगर आप एक सेम नेटवर्क पे हो तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल क्या करो, अपने अकाउंट पे लॉगिन करो। आपको अपनी आपकी कंपनी क्या करेगी, आपको बैशन का परमिशन दे देगी आपके आईडी पे। आप बैशन पे आओ, कनेक्ट पे क्लिक करो, आपकी मशीन यहीं पे कनेक्ट हो जाएगी। आपको पुट्टी की ज़रूरत नहीं, सीएमडी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। या आपको यहीं पे आपको एक कंसोल मिल जाएगा प्राइवेट। अच्छा, मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको अकाउंट का एक्सेस देना ही पड़ेगा, मतलब इधर उसको ग्राफिकल यूजर परमिशन इंटरफेस पे। एडिट कर दो, उसको रोल दे दो उस तरह का कि वो बैशन पे काम कर पाए, बस। अच्छा। तो ऐसे बाहर हम पुट्टी पे VPN पे अगर है कंपनी का लैपटॉप, VPN घर से काम करे, तो हम क्या करते थे, पुट्टी लेते थे पहले, तो वो वो ऐसा सब नहीं है वो तो सब वो सब अकाउंट में। तामझाम यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये आप समझोगे, अभी हम लोग बैशन पढ़ेंगे तब समझाऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नेटवर्क सेटिंग का, जो मैंने उस दिन बताया था आपको। यहाँ पे आप आके नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हो, वही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप को।
यहाँ पे आके पोर्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी सारे अलाउ हैं, इनको डिनाई कर सकते हो, डिनाई करना है तो डिलीट कर सकते हो, नए ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, इनबाउंड पोर्ट रूल पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगता है। सोर्स क्या होगा, अगर आपको सबको अलाउ करना है सबको कर दो, वरना कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस डिफाइन कर दो कि सिर्फ इस आईपी से रिक्वेस्ट आए तो अंदर आने देना, ठीक है। उसके बाद किस पोर्ट पे देना है, तो अभी 8080 है, आपको कोई कस्टम पोर्ट है 32 54 कुछ भी वो दे दो और ऐड कर दो, नीचे अलाउ करके तो ऐड हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक आईपी जैसे पाकिस्तान की आईपी है, हम नहीं चाहते हमारी गवर्नमेंट की साइट है, हम चाहते हैं पाकिस्तान के कोई भी आए उसको डिनाई कर देना, तो यहाँ पे उसकी आईपी डाल दो पाकिस्तान के एरिया की, और यहाँ पे उनका पोर्ट डाल के उसको ब्लॉक कर दो, डिनाई करके ब्लॉक कर दो। ऐसे आप आईपी ब्लॉक भी कर सकते हो। मैं तो पाकिस्तान एग्जांपल दिया हूँ, आप किसी बंदे की आईपी ब्लॉक कर सकते हो। तो NACL नहीं होता, नेटवर्क सेटिंग होता है इधर। यहाँ पे NACL और सिक्योरिटी ग्रुप का खेल नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आओगे, यहाँ पे होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। नेटिंग क्या नेटिंग नहीं, ये सब यहाँ पे आपको नेटिंग वीनेट लेवल पे फायरवॉल की सर्विस मिलेगी, आप उससे अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। फिर आपको मिलता है लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। ये लोड बैलेंसिंग के लिए हम डेडिकेट सर्विस पढ़ेंगे तब समझ पाओगे, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। आपको बाकी पता हो लोड बैलेंसर क्या होता है क्या नहीं होता है। ये बेसिक यहाँ पे ऑप्शन थे, ठीक है उतने। उसके बाद सेटिंग्स पे आओ। सेटिंग पे पहला ऑप्शन मिलता है आपको डिस्क का, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा डिस्क ऐड करना है, कर सकते हो यहाँ से। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मशीन पे ये डिस्क अटैच है जिसमें 30 GB का स्टोरेज लगा हुआ है, जो कि प्रीमियम SSD स्टोरेज है। IOPS 120 मिलता है और थ्रूपुट 25 मिलता है, ठीक है। अगर आपको दूसरा कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता, अभी हम लोग सब पे प्रैक्टिकल भी करेंगे, अभी सब आपको बता रहा हूँ बेसिक्स ऑप्शन VM वगैरह के। फिर आपको मिलता है एक्सटेंशन प्लस एप्लीकेशंस, ठीक है। एक ये ऑप्शन, यहाँ पे आओगे तो आपको ऑपरेटिंग दिखाएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी VM की वो दिखा देगा, ठीक है। प्रॉपर्टी दिखा देगा कि VM की क्या प्रॉपर्टी है, क्या आईपी मिली, क्या प्राइवेट आईपी मिली, कौन सा OS है, कौन सा टाइप है, सब कुछ। फिर आपको मिलता है एक ऑप्शन लॉक का। लॉक मतलब अगर आप चाहो तो इसे उसको लॉक कर सकते हो। देखो जैसे मैं लॉक कर देता हूँ, डिलीट, रीड ओनली, ऐसे कुछ लिखो मैं तो भी चलेगा, और ओके कर दिया। अब मैं लॉक कर दिया हूँ VM को। लॉक मतलब अगर मान लो कल कोई काम करते करते मेरा कोई कोलीग था, वो गलती से डिलीट पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद उसने VM को यहाँ पे ऐसे क्लिक करके क्लिक कर दिया, डिलीट करना चाहा, देखो डिलीट नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि मैंने VM को लॉक कर दिया यहाँ से। जब तक ये लॉक नहीं हटेगा तब तक VM डिलीट नहीं होगी। तो इसमें ये भी फीचर है। क्या ये फीचर आपको AWS में मिलता है? VM को लॉक करने का नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। PM का नहीं, किसी भी सर्विस को लॉक करना है, किसी रिसोर्स को लॉक करना है, आपको नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है। आप रिसोर्स लॉक कर दो, कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। ओके, कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, कोई शट डाउन भी नहीं कर पाएगा। ये सब यहाँ पे कर सकते हो, ये बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी आप आगे पढ़ाने वाले हो कि मैं आपको अभी पूछूं वाला डाउट। मतलब अभी नेटिंग है नहीं तो हम DB का सर्वर, ऐप सर्वर, वेब सर्वर सिक्योर कैसे कर रहे हो और उसका पैचिंग वो आगे कैसे पढ़ाने कर रहे वाला हो हूँ मैं। आगे पढ़ाने वाले आप तो ये सब आगे की पढ़। एकदम चिंता मत ठीक करो, है आप। सिक्योरिटी की, फायरवॉल की और एडवांस लेवल नॉलेज की कोई चिंता मत करो। अभी धीरे धीरे पहले समझो। अभी तो मैं VM से ठीक है स्टार्ट ठीक किया है हूँ, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है आप आपके फ्लो में पढ़ा। फिर आपको मिलता है एक ऑप्शन अवेलेबिलिटी प्लस स्केल का VM के अंदर, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है? साइज़ का, ठीक है। देखो दिखा रहा है अभी यहाँ पे आपके साइज़ के बारे में दिखा रहा है, कौन सी VM है क्या है, ये सारी चीज़, ठीक है। और एक मिलता है अवेलेबिलिटी प्लस स्केलिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आके आप स्केलिंग वगैरह कर सकते हो। ये सब होता है वो वर्चुअल मशीन स्किल सेट, ऑटो स्केलिंग, वो आगे आपको बताऊंगा। अब देखो साइज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो आके, ठीक है। अब साइज़ के लिए वो क्या बोल रहा है, देखो दिखाता है यहाँ पे। देखो वहाँ पे क्या होता है ऑप्शन है AWS में
कि आपको अगर साइज चेंज करना है तो आप टाइप में गए, जो EBS वॉल्यूम वाला टाइप होता है वहाँ पे गए और साइज वगैरह चेंज कर सकते हो, है ना, ईजिली ऑप्शन मिलता है, चेंज करते हो। लेकिन देखो यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, इतना बेनिफिट है, ऊपर देखो क्या लिख के आ रहा है, इफ़ द वर्चुअल मशीन इज करंटली रनिंग, चेंजिंग इट्स साइज विल कॉज इट टू बी रीस्टार्टेड, स्टॉप द वर्चुअल मशीन देन चेंज द साइज। ये बोल रहा है अगर आपको मशीन का साइज चेंज करना है तो पहले मशीन स्टॉप कर लो, और स्टॉप करने के बाद यहाँ रिसाइज पे क्लिक करना है, दिख रहा है आपको ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना, और आपको जो भी टाइप चाहिए, जो भी कंपनी आपको या क्लाइंट आपको टाइप बोला है वो टाइप सेलेक्ट करके चेंज कर दो, बहुत सिंपल है। तो ये यहाँ पे इस लेवल की भी सिक्योरिटी और बेनिफिट है जो आपको और कोई क्लाउड पे देखने नहीं मिलेगा। बैकअप के लिए इनके पास 3 सर्विसेज हैं, 3 ऑप्शन है। पहला बैकअप है, अपनी मशीन का बैकअप क्रिएट कर दो, मतलब मशीन पे जो भी एक्टिविटी होगी पूरे दिन में, वो एक यहाँ पे वॉल्ट बनता है, वॉल्ट, ठीक है। वॉल्ट मतलब एक तरह का आप स्टोरेज समझ लो, उस स्टोरेज में ऑटोमेटिक आपकी मशीन का डेटा स्टोर होता रहेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वॉल्ट देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक वॉल्ट लिखा लिखा है, हर नाम चेंज करना, नाम चेंज कर दो। हम नया क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला टेस्टिंग, ठीक है। ये मैंने एक वॉल्ट का नाम दिया, टेस्टिंग नाम का वॉल्ट बनेगा, इस रिसोर्स के अंदर बनेगा, ठीक है। और बैकअप पॉलिसी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये है, एक बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है बैकअप पॉलिसी। यहाँ पे क्या पॉलिसी है कि हर 4 घंटे में 8 AM यूटीसी टाइम में वो आपका बैकअप लेगा। अगर आपको चेंज करना है ये पॉलिसी, आप एडिट करके पॉलिसी चेंज कर दो कि भाई 8 बजे ना ले, 12 बजे ले, 1 बजे ले। देखो 8 बजे दिख रहा है, इसको मैं 9 साढ़े 9 कर दूंगा, इसको मैं 1 बजे कर दूंगा, जो भी कंपनी में रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे उस टाइप का टाइम डाल के और बैकअप इनेबल कर दो, आपकी मशीन का बैकअप बनता रहेगा और एक वॉल्ट में स्टोर होता रहेगा। अब वो वॉल्ट आपको कहाँ मिलेगा, आपके रिसोर्स ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको वॉल्ट बना बनाया दिखेगा। उस वॉल्ट में जाओ और डेटा अपना रीस्टोर कर लो जब भी डेटा लॉस हो तो, ये बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा है DR का प्लान, यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी, आप वो भी इनेबल कर सकते हो कि मान लो अभी मेरा जो सेटअप है वो सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। अब यहाँ पे काम चल रहा है, मैं चाहता हूँ कभी कोई दिक्कत आए, कभी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो हमारा डेटा लॉस ना हो, हमारी चीज़ें लॉस ना हो, हमें बैकअप मिल जाए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडिया में कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, विश्व युद्ध हो गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, वो सेटअप चलना बंद हो गया, तो बैकअप कहाँ से लाओगे, आपके कस्टमर तो ओवरसीज़ हैं, हर कंट्री से हैं। तो क्या करो इसके लिए, फिर आप DR प्लान सेटअप कर दो कि भाई डिजास्टर रिकवरी सेट कर देता हूँ। कैसे करेंगे, आपका सेंट्रल इंडिया तो है ही, ये पूछा आपने टारगेट रीजन पूछ रहा है, टारगेट कहाँ आपको सेट करना है, कहाँ DR आपका स्टोर करना है। तो जो भी आपको लेना आप यहाँ से ले सकते हो चूज़ करके, वेस्ट यूरोप ले लो, UAE नॉर्थ ले लो, साउथ इंडिया ले लो, ये देखो दोनों पास पास हो गए। हमारा सेटअप यहाँ ब्लू में है, नॉर्थ इसमें सेंट्रल इंडिया में, ये साउथ इंडिया हो गया, ठीक है। कुछ और चेंज करना और स्प्लिट सेंट्रल यहाँ हो जाएगा, फिर बैकअप US में कर दो, यहाँ हो जाएगा बैकअप। तो ऐसे बैकअप इनेबल कर सकते हो, ठीक है, DR प्लान कर सकते हो। ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, टारगेट जहाँ आप अपना DR प्लान कर रहे हो स्टोर करने का। ब्लू वाला सोर्स हो गया, ये बैगनी कलर का जो है ये आपका हो गया टारगेट रीजन, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। उसके बाद आपको एक और अच्छा फीचर दिखाता हूँ इस एजूर क्लाउड का, वो है ऑटो शट डाउन का फीचर। इसका मतलब क्या है, मान लो ये मशीन जो मैं बनाया हूँ टेस्टिंग की मशीन है, शाम को 6 बजे के बाद उस मशीन को मैं यूज़ नहीं करता, है ना। अब मान लो मैं काम करते करते छुट्टी जल्दी के मारे भूल गया कुछ भी करना, बंद करना, अब रात भर मशीन चालू है तो क्या होगा, इस मशीन से प्राइसिंग बनेगी, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप एक ऑटो शट डाउन का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो कि शाम को 6 बजे 6:00 ठीक है, शाम को 6 बजे ऑटोमेटिक ये मशीन स्टॉप हो जाए, अच्छा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा है, मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर दिया, यस का मतलब कि स्टॉप होने से पहले मेरे को एक मैसेज आ जाए कि मैं अपनी मशीन स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन AWS में नहीं है ना, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं ना इससे हम? नहीं है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दो और बस ईमेल आईडी डाल के सेव कर दो, फिर क्या होगा कि जब ये मशीन स्टॉप होने लगेगी तो 5 मिनट पहले आपको मेल आएगा कि आपकी मशीन मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो मान लो अगर आप कोई काम कर रहे हो मशीन पे, तो आके तुरंत इसको स्टॉप कर दो 2 मिनट के लिए कि भाई अभी मत बंद कर, मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैसेज भी आएगा आपको। अगर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, मैसेज आया उसको बंद होने दो, मशीन बंद हो गई, रात भर मशीन नहीं चली, पैसा बच गया आपका।
अगले दिन आओ स्टार्ट कर दोबारा काम कर लो। तो ऑटोमेटिक शटडाउन का ऑप्शन भी आपको एजूर में मिलता है, जो और क्लाउड पे नहीं मिलता। फिर एक ऑप्शन मिलता है रन कमांड का। रन कमांड का मतलब मुझे वीएम के अंदर नहीं जाना है, बाहर से बैठ के एक स्क्रिप्ट रन करनी है वीएम के अंदर, मतलब कुछ इंस्टॉल करना है, कर दो यहाँ पे आके लिख के रन कर दो वीएम के अंदर बिना गए। जैसे मैं यहाँ पे उबंटू की मशीन है तो मैं apt-get इंस्टॉल गिट कर दिया, मान लो git-y और इसको रन कर दिया। अब ये स्क्रिप्ट मैंने यहाँ से रन कर दी, मैं वीएम के अंदर नहीं गया, ये स्क्रिप्ट अंदर जाएगी वीएम के और गिट इंस्टॉल कर देगी। तो ये भी यहाँ पे बेनिफिट है। हालांकि ये ऑप्शन आपको AWS क्लाउड में मिलता है, लेकिन वीएम के अंदर नहीं मिलता। देखो इनेबल सक्सीडेड रन हो गया, लेकिन वीएम के अंदर ऑप्शन नहीं मिलता, या EC2 वाले सेक्शन पे आपको ऑप्शन नहीं मिलती। उसके लिए आपको पता है कहाँ जाना पड़ता है AWS क्लाउड में? एक सर्विस है उनकी, सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर में जाओगे, वहाँ पे रन कमांड का ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ पे जाके कमांड लिख के स्क्रिप्ट रन करोगे, तो वहाँ पे ये ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, वीएम के अंदर ये ऑप्शन मिलता है सेक्शन में, वहाँ पे जाओ रन कमांड कर दो। अगर आपको वीएम में कुछ एग्जीक्यूट करना है तो आप बाहर से बैठ के भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीएम अपडेट करना है, जिसको आप लोग पैच बोलते हो, तो अपडेट भी कर सकते हो यहाँ पे आके। देखो बता भी रहा है क्या क्या अपडेट करना है, ठीक है, सब अपडेट भी कर सकते हो अपडेट वाले ऑप्शन पे आके। हेल्थ मॉनिटरिंग में आके हेल्थ चेक कर सकते हो अपनी वीएम का, वीएम हेल्दी है कि नहीं। इसको इनेबल करना पड़ेगा, हालांकि अभी हम इनेबल नहीं कर रहे हैं, आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा, आपकी मशीन हेल्दी है कि नहीं वो दिखाता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आए होंगे एज़ पर न्यू यूज़र। और यही रीज़न है कि लोग एजोर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि फीचर्स ऐसे हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है इनका, हाइब्रिड मॉडल अच्छा थोड़ा है। स्लो है ना ये, सबसे फास्ट तो जीसीपी है ना। हाँ थोड़ा स्लो है, 15-15 5-5 मिनट लेता है ना एक मशीन लॉन्च करने के लिए, वीपीएन खाली सेटअप मशीन करने के लॉन्च लिए करने में 15 स्लो मिनट है, लग लेकिन जाता है। हाँ खाली मशीन लॉन्च करने में स्लो है। बाकी अ, ऐसा कोई कंपैरिजन करे तो उतना फ़र्क नहीं मिलता तीनों क्लाउड। वीपीसी के लिए 15 मिनट लेता है ना ये, नहीं तो वीनेट के लिए। इंस्टेंट क्रिएट करता है विद इन अ सेकेंड। सिर्फ अच्छा वीएम क्रिएट करने में टाइम लगता है थोड़ा। ओके जैसे ओके। AWS में होता है ना कि आप इंस्टेंस क्रिएट किए तो 2 3 4 सेकंड में बन गया, हाँ, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। सबसे फास्ट गूगल क्लाउड था। हम्म तो वो सारे ऑप्शंस आपको टेस्टिंग वीएम वाले ऑप्शन पे मिले, है ना। वैसे ही अब चलते हैं थोड़ा वीनेट की तरफ, यहाँ पे भी कई सारे एडवांस ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी देख तो लो। थोड़ा ऐसा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बोले, जैसे 2010 के बाद 19 के बाद अजूर ने मार्केट तक आना स्टार्ट किया एडब्ल्यूएस का, तो अभी ट्रेंड क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या गूगल क्लाउड पूरा ओवरकम करेगा अजूर के जैसा मार्केट, अजूर को भी कर, आपकी नज़र से आप क्या देखते हो इन योर पर्सपेक्टिव? मैं तो अभी काम करता हूँ GCP क्लाउड पे। अच्छा। उस उस पे अ, जो सर्विसेज मिलती है ना, तो अगर मैं डेवॉप्स के प्रोस्पेक्टिव से देखूँ, जैसे मान लो मुझे टेराफॉर्म यूज़ करना है और GCP क्लाउड यूज़ करना है, दोनों क्लाउड को यूज़ करना है ना, तो उस केस में ये दोनों क्लाउड से बेहतर AWS और एजूर से बेहतर GCP वर्क करता है। उनकी सर्विस है क्लाउड एक्चुअली बिल्ड। सीखना सारे क्लाउड चाहिए, इसलिए हाँ मैंने उनकी सर्विस है आपको क्लाउड बिल्ड, उसको इंटीग्रेट कर दो आपके गिटहब से, आपका कोड टेराफॉर्म कोड गिटहब पे पुश करो, ऑटोमेटिक वो क्लाउड बिल्ड आपके कोड को पिक करेगा और टेराफॉर्म डिप्लॉय कर देगा। बहुत अच्छा अच्छा फीचर लगता है मुझे, बहुत अच्छा, जो इनके यहाँ पे नहीं मिलता। इनके यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, थोड़ा कोड वगैरह लिखना पड़ता है, तब जाके इंटीग्रेशन बन पाता है इस तरह का। तो अगर मैं कंट्री वाइज बात करूँ तो US में GCP क्लाउड अच्छा चल रहा है, और आपका जो ये जो इंडिया है और यूरोप है, यहाँ पे एजूर अच्छा चल रहा है। और AWS क्लाउड हर जगह पे है, लेकिन उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप कभी जाके देखो,
ए डब्ल्यू एस वालों को जब नया नया ए डब्ल्यू एस मार्केट में आया था ना, तो हर महीने कुछ नया मिलता था। अरे आज ये सर्विस आई, पढ़ते हैं भाई, अरे आज एस एन एस आया है, पढ़ते हैं, एक एक्साइटमेंट थी। पर पिछले 4 सालों से ए डब्ल्यू एस कुछ चेंज नहीं कर रहा है, खाली कंसोल चेंज कर रहा है बस। हाँ, कंसोल चेंज हो रहे हैं। खाली कंसोल वही चेंज फ्यूचर करेगा कब ऐसा ही। आया इनका? हाँ, बाकी कुछ सर्विस नहीं लेके आ रहा, कुछ नया चेंज नहीं कर रहा। और एजोर वालों को देखो तो हर दिन, हर वीक आपको कुछ नया मिलेगा। जीसीपी में हर हर वीक कुछ नया मिलेगा। तो ये चीज़ें इन लोग ग्रो कर रहे हैं। फास्ट मूवर है ये, वो फर्स्ट मूवर था, वो फर्स्ट कंपनी थी ना क्लाउड की। वो जियो के जैसा मार्केट खाएगा लग रहा है मुझे गूगल क्लाउड। हाँ। और ए डब्ल्यू एस क्यों इन पे काम नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे? क्योंकि उसका मार्केट कैप्चर्ड है। वो कंपनीज को ना एफिलिएट और रेफरल प्रोग्राम देता है ए डब्ल्यू एस वाला, अमेजोन वाला। आप मेरे पार्टनर बनो, मैं आपको बिजनेस दूंगा, वो सारी चीज़ें लेके आया है ना वो। जो कंपनी ऑलरेडी उस पर है, तो वो उसको छोड़ नहीं रही है। तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ अपने अच्छा, कस्टमर, उसके कस्टमर चल रहे हैं। तो आपके पर्सपेक्टिव से आप हो, मतलब मतलब आप अच्छे से जानते हो इंडस्ट्री हम्म। किसी और किसी मतलब इंडिया में भी। तो ये जो रेड हैट की जो ओपनशिप निकाल रहा है, वर्चुअलाइजेशन निकाल रहा है, तो ये रेड हैट कितना मार्केट में है, उनका ओपनशिप है? और ओपनशिप अजूर के ओपनशिप का भी इंटीग्रेशन होता है, तो आप रेड हैट को कैसे देख रहे हो मार्केट में? वो टेक्नोलॉजी को, वो भी ओपनशिप लाए, ओपन स्टैक लाए, वर्चुअलाइजेशन भी लाए, वो ओपनशिप वर्चुअलाइजेशन। देखो, रेड हैट जब पहले स्टार्टिंग में था ना, वो आया कैसे? जब ये लिनक्स ओपन सोर्स जब उसने किया, लिनक्स टोरवार्ड ने, ठीक है, तो रेड हैट ना एक कंसल्टिंग कंपनी थी सिंगापुर की। उसने क्या किया, जब जैसे चला पता कि यार ये एक लिनक्स टोरवार्ड है, इसने अपना एक कर्नल बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया है, तो क्यों ना हम इसे लें और इस पर थोड़ा मॉडिफाई वगैरह करें जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। रेड हैट से पहले कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मतलब लिनक्स से कई सारे फ्लेवर्स थे। उबंटू था, ठीक है, और काली लिनक्स था। तो रेड हैट ने सोचा कि क्यों ना हम इसका कर्नल लें और इस पर थोड़ा सा काम करके और अपना एक लिनक्स निकालते हैं। तो उन्होंने कर्नल लिया और रेड हैट लिनक्स निकाल दिया, ठीक है। फिर अपना लिनक्स चलाते आए, बहुत टाइम से लिनक्स चलाते आए। रेल रेल 7, रेल 8, रेल 9 ऐसे निकालते आए, है ना। आपने सुना होगा रेल 5, बहुत पुराना हाँ चलता आ हाँ रहा है हाँ। इनका। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब देखा कि यार लिनक्स तो बहुत दे दिया, अब कुछ और भी चीज़ें कैप्चर करते हैं, तो इन्होंने एनसिबल को कवर कर लिया, एनसिबल ले लिया, एनसिबल टावर बना दिया, एनसिबल ले लिया, है ना। ओपन स्टैक बना दिया, ओपन शिफ्ट बना दिया। अब ओपन स्टैक ओपन शिफ्ट किस लिए बनाया? ओपन शिफ्ट किस लिए बनाया कि आप जैसे अभी कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करते हो, है ना, तो वन बाय वन मशीन बना रहे हो, फिर क्यूबेडियम इंस्टॉल कर रहे हो, फिर क्लस्टर बना रहे हो, फिर मैनेज कर रहे हो, ये सारे तामझाम मत करो, हमारा ओपन शिफ्ट क्लस्टर यूज़ करो, बना बनाया आप चाहोगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको क्लस्टर मिल जाएगा। तो उस लेवल पे वो चले गए। अब जब ये मार्केट में क्लाउड आ गया ना, तो क्लाउड तो अपने प्लेटफॉर्म में सब कुछ दे रहा है। तो ये जो ओपन कुबरनेटिस में शिफ्ट और सर्विस दे ओपन रहा है। स्टैक है, ये कुछ कंपनी जो ऑन प्रेम में काम करती है वो प्रेफर करती है कि हम ओपन शिफ्ट यूज़ कर लें। जैसे एयरटेल में दिल्ली में ओपन स्टैक यूज करते हैं ना वो। हाँ, तो इन लोग ओपन शिफ्ट पे सिर्फ वही कंपनी जा रही है जो थोड़ा पुरानी है, ऑन प्रेम में काम करती है। वो सोचती है कि यार अच्छा वेंडर है, रेड हैट बहुत पुराना मार्केट से है, लिनक्स में सर्विस दे रहा है, इसका प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं और बेटर है, क्योंकि वो क्लाउड पे नहीं है ना। अब क्लाउड पे नहीं तो कहाँ जाएगी? उसके वीएम्स ऑन प्रेम में है, उसका डेटाबेस ऑन प्रेम में है, तो क्यों बस कुबरनेटिस के लिए क्लाउड की सर्विस यूज़ करेगी? इसलिए वो ओपन शिफ्ट यूज़ करते हैं। नहीं, इन्होंने इन्होंने एक फीचर देना शुरू किया अजूर ने, अजूर इंटीग्रेशन विद ओपनशिप। हम्म। तो वो क्यों लाए जैसा अजूर कुबरनेटिस। तो वो क्यों लाए ये इंटीग्रेशन, आपको पता है? वो इसीलिए इंटीग्रेशन लाया नहीं। ताकि जो कंपनी ऑन प्रेम में है लेकिन चाहती है क्लाउड वाला फीचर, है ना, तो वो इंटीग्रेशन करके फिर वो सेटअप वगैरह बना ले। लेकिन ओपन शिफ्ट सिर्फ वही कंपनी यूज़ करेगी जो जिसका सर्वर ऑन प्रेम में रखा हुआ है, जो क्लाउड पे कुछ भी नहीं है, वो ऑन प्रेम पसंद करते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि हमें क्लस्टर, हम कुबरनेटिस पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं पूरा सेटअप क्लस्टर वगैरह हो, तो फिर वो लोग जाते हैं और कुबरनेटिस यूज़ कर, वो ओपन शिफ्ट यूज़ कर लेते हैं। जैसे एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, ठीक है, एयरटेल भारती हो गया,
ये सब ओपन तो शिफ्ट ओपन अभी स्टैक जो यूज़ करते हैं। इंडिया में जो ग्रोइंग है ना सर, वो बैंकिंग है, बैंकिंग आईटी। मतलब अभी मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से, मैं आपसे तो ज्यादा नहीं जानता, बट बैंकिंग के तो सारे ऑन प्रेम प्रिफर करते हैं, नहीं तो प्राइवेट क्लाउड वाले बैंक्स बहुत कम है ना। हाँ, तो अगर तो वो ऑन हम प्रेम जैसे एसबीआई का सेटअप ऑन प्रेम लगा हुआ है, ठीक है? वो लोग कुबरनेटिस में हम्म, अगर आएंगे तो वो ओपन शिफ्ट यूज़ करेंगे, वो ये पब्लिक क्लाउड के सर्वर यूज़ नहीं नहीं, करेंगे वो किसी। यूज करना चालू कर दिया ओपन शिफ्ट एसबीआई वाले। हाँ, तो उन लोग वो उस तरह के लोग ओपन शिफ्ट यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करूँ, सिंगापुर का एक बैंक है डीबीएस बैंक। हम्म, वो डीबीएस बैंक एजोर क्लाउड यूज़ करता है अपने इंफ्रा के लिए, अच्छा, और हमारे बैंक से ज़्यादा सिक्योर बैंक है वो। तो डिपेंड करता है कैसे इंजीनियर्स आपके पास है, काम तो हर जगह हो जाएगा। तो ये फ़र्क है ओपन शिफ्ट करेक्ट। और इसमें। जैसे अगर आपने मैं आपको रियल लाइफ नॉर्मल जीवन का एग्जांपल देता हूँ, निजी जीवन का। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कई बड़े बड़े बिल्डर्स हैं मार्केट में, डीएलएफ है, ईमार है, गोदरेज है ना? आप चाहो तो इनसे फ्लैट खरीद लो, या आपको हो सकता है कि फर्निश फ्लैट भी दें, मस्त अच्छी सोसाइटी हो, अच्छे बड़े बड़े फ्लैट्स हो, और आप जाके वहाँ पे रहो, है ना? लेकिन अब वो कब रह पाओगे जब आप एक मेट्रो सिटी पे हो, है ना? आप पुणे में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, आप आईटी में जॉब कर रहे हो, आपका अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आप ऐसे घर लोगे और वहाँ रहोगे। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, अगर उसको घर खरीदना है तो वो ऐसे बिल्डर के पास नहीं जाता। वो किसके पास जाएगा? हमारे एरिया में कोई 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है किस कहीं पे, उसमें जाके एक फ्लोर ले लेगा, वहाँ रह लेगा, है ना? क्यों वहाँ पे रह लिया? क्योंकि उसको ऐसे पब्लिक जाना ही नहीं है, किसी अपने दूर जाना ही नहीं है। सो उसका कुछ है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं है उस मेट्रो सिटी से या फिर ऐसे बड़े प्रॉपर्टी से। वो नॉर्मल जगह पे रह के भी अपना काम कर लेगा। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग चूज़ करते हैं कि हमें क्लाउड की तरफ जाना है या ओपन शिफ्ट या ऐसे ऑन प्रेम की तरफ जाना है। तो जो भी लोग ऑन प्रेम में काम करते हैं वो ओपन शिफ्ट ही प्रेफर करेंगे अगर कुबरनेटिस पे काम करना है तो। और जो क्लाउड पे है तो फिर वो ओपन शिफ्ट प्रेफर नहीं करते, वो एकेएस ईकेएस जीके ये सब प्रेफर करते हैं। ओके। फिर हमने बात किया था ये सबनेट्स के बारे में, वीनेट के बारे में उस दिन, है ना? कैसे वीनेट क्रिएट करते हैं, सबनेट क्या होता है, उस पर बात कर ली। देखो दोबारा यहाँ पे बैशन आ गया, और ये बैशन वही यूज केस है, ये वही बैशन है जो मैं आपको बता रहा था कि सिंपल इनेबल कर दो, अपनी प्राइवेट मशीन कनेक्ट कर लो। कैसे करते हैं इसका एग्जांपल अभी हम लोग जरूर देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है डीडॉस प्रोटेक्शन का। ये भी आप इनेबल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत महंगी सर्विस है एजोर की। 1,48,000 की सर्विस है ये। पर मंथ कॉस्टिंग इसकी है 1,48,000 की, INR में, इंडियन रुपीज़ में, अच्छा। ठीक है? अब ये क्या करता है? ये डीडोस अटैक से प्रिवेंट करता है आपके नेटवर्क को। आपको पता होगा डीडोस अटैक के बारे में, क्या होता है डीडोस अटैक? मतलब वायरस का अटैक रहता है, जो सिस्टम में वायरस ना आ जाए। नहीं, वो डीडोस नहीं है यार। मतलब वेबसाइट पे जो अटैक होता है यूआरएल लेवल पे। हम्म। आप बता दो सर। सही तो जा रहे हो। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे आप बताना, ठीक है? क्या होता है इसका मतलब, क्या समझ रहे हो आप? इसके ये देखो, ये डीडोस अटैक के एग्जाम्पल। ओके। आपको क्या समझ और में आ रहा है तो इससे? मतलब फायरवॉल लेवल पे रियल यूजर्स टारगेट सर्वर्स। हाँ, मतलब कोई माल फंक्शंस, हम कोई भी यूआरएल एक्सेस करते हैं अनऑब्वियस, जो यूआरएल एक्सेस नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे, तो वहां से कोई वायरस हमारे इंफ्रा में आ सकता है। देखो डीडोस अटैक क्या होता है कि जब एक टाइम पे, ठीक है, क्या करेगा, अब जो आप हैकर होगा ना,
वो वो यूआरएल ओपन मल्टीपल कर दिया मल्टीपल सो मल्टीपल अदर। रिक्वेस्ट हिट करेगा, मल्टीपल अटैक डालेगा, ठीक है। मतलब हाँ हाँ जैसे मान लो 1 सेकंड पे वो 25-30 रिक्वेस्ट मार दिया आपके सर्वर पे, तो हम्म, 25-30 रिक्वेस्ट हैकर की है या किसी अनवांटेड ट्रैफिक की है, ठीक है। उसी उसी सेकंड पे कोई आपका रियल यूज़र जो है, उसने भी एक रिक्वेस्ट मार दी, ठीक है, एक्सेस के लिए। हो सकता है कि करेक्ट उस रियल करेक्ट। रियल यूज़र के रिक्वेस्ट के साथ वो जो 25-30 रिक्वेस्ट मारा है, कोई एक रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे चले जाए और आपके सर्वर को हार्म कर दे और उसको सर्विस ऑफलाइन कर दे, उसको आउट ऑफ रिसोर्स कर दे, ठीक है। इस तरह के अटैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डीडोस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए डीडोस प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ गया मैं। तो क्या मतलब करता है कोई वो, अटैकर्स हमारा एप्लीकेशन यूआरएल 2000-3000 बार ओपन कर देगा ब्राउजर में, तो हमारा लोड बढ़ जाएगा ना एच प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी वेब सर्वर पे। हाँ, ये ऐसा ऐसा भी आप समझ वही है सकते हो, ना। हाँ। तो इस तरह के हम्म, अटैक से बचने के लिए आप डीडोस प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, जो आपको डीडोस अटैक से बचाता है। इसीलिए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसको इनेबल मैं नहीं करूँगा, बहुत महंगी सर्विस है, 2 लाख रुपए है। आपका जो उधार मिला है ना 1 महीने में 17,000 रुपये, वो 1 घंटे में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको इनेबल नहीं कर सकते। लेकिन आप कंपनी में कभी रिक्वायरमेंट हो तो इनेबल कर देना। जैसे आप अभी बोले कि कई लोग बैंकिंग वैंकिंग के सेटअप बनाते हैं ना, वहाँ पे ज़रूरी है इनको इनेबल करना। मैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट में, मैं एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था इंडिया के, वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया था डीडोस प्रोटेक्शन। 2 लाख रुपए बिलिंग थी इसकी पर मंथ की। तो डीडोस अटैक से प्रिवेंट होने के लिए, नेटवर्क को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीडोस प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं। एक फायरवॉल का है, फायरवॉल हम डेडिकेट पढ़ेंगे। फायरवॉल थोड़ा बड़ी चीज़ है, एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको पियरिंग मिलता है। ये पियरिंग याद करो, मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले बीपीसी पियरिंग बताई थी, वैसे ही ये भी पियरिंग है। सिंपल ऐड पे क्लिक करो, नाम दे दो, जैसे मैंने बोल दिया टेस्ट पियरिंग। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे दो, वर्चुअल नेटवर्क कौन सा वर्चुअल नेटवर्क पेयर करना है मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे डिफरेंट लेना पड़ेगा, हमारा सेम ले लिया हमने, डिफरेंट जिससे पेयर करना है वो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरा जो वर्चुअल नेटवर्क है इसका, वो है टेस्टिंग वीनेट। तो टेस्टिंग वीनेट को आप किससे पेयर करोगे, किससे कनेक्ट करोगे, तो वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लो, सब्सक्रिप्शन कौन सा है। सेम अगर सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पे आ जाएगा, आपको लिस्ट आ जाएगी उस वीनेट की, सेलेक्ट कर लो और बस ऐड कर दो, आपका पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग क्या होता है, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था ना। जब दो बीपीसी वीपीसी जब दो वीनेट को पेयरिंग। आपस में कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो आप फिर पेयरिंग यूज़ करते हो। जैसे मान लो मतलब वो वीनेट हम कोई भी रीजन में हो, कोई भी दूसरे अजूर अकाउंट पे हो, तो वो वीनेट पॉइंट टू साइट कनेक्ट हो जाएगी, करेक्ट। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक वीनेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वीएम बनाया हुआ है, इस वीएम पे अंदर बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब काम करते 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 मुझे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि एक और वीनेट, हमारा एक दूसरा नेटवर्क है हमारी ही कंपनी का, जो कि वेस्ट यूएस में बना हुआ है, ठीक है। उस नेटवर्क पे एक सर्वर है, उस सर्वर पे आपको यहाँ से बैठ के जाना है। अब आप तो अभी इस नेटवर्क पे पार्ट हो, अब दूसरे नेटवर्क पे जाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एज़ोर दूसरे नेटवर्क पे नहीं जाने देगा, रोक लेगा ट्रैफ़िक को, अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन दोनों नेटवर्क को पेयर करके रखा है, जोड़ के रखा है आपस में, तो ईज़िली मैं यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाऊँगा, यहाँ पे काम करके वापस यहाँ पे आ जाऊँगा। तो इस केस में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वीनेट पेयरिंग, ताकि दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर पॉइंट सकें। टू साइट पेयरिंग होता है ना। हाँ, तो इस तरीके से आप, साइट टू साइट वो आईपी सेक्टर में होता है। हाँ, वो सब फिर वीपीएन वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ठीक। पॉइंट टू साइट तो वीपीएन में होता है ना। वो पॉइंट टू साइट होता है, पॉइंट टू साइट। एक सेकेंड रुको यार, मैं चार्जर लगा दूँ, मेरी बैटरी जा रही है।
हम्म, चलो, तो अभी थोड़ा समझते हैं बैशन को। अरे क्या हो गया? अब थोड़ा समझते हैं बैशन को। ठीक है, कैसे बैशन वर्क करता है। तो एक काम करता हूँ, पहले चल के अपने रिसोर्स ग्रुप पे एक वीएम बनाता हूँ मैं, जिसमें पब्लिक आईपी नहीं दूंगा, प्राइवेट वीएम रहेगी। ये मेरा रिसोर्स ग्रुप, टेस्टिंग बैशन लिख दिया मैंने यहाँ पे। और रीजन वही रहेगा, सेम सर्वर सेम टाइप, पासवर्ड बेस कनेक्ट करना है। यूज़र नेम मैंने एजेड दे दिया, पासवर्ड मैंने admin@1234555 दे दिया। बस उसके बाद SSH इनेबल्ड है, नेक्स्ट करते हैं। वैसे SSH यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे बैशन वर्क करता है। डिस्क का टाइप बोल रहा है टेस्टिंग वीनेट आ गया। पब्लिक आईपी मुझे नहीं देना है, तो यहाँ पे नन कर दूंगा मैं। तो ये एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी को कनेक्ट होता है तो बीच में कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट। मुझे यहाँ पे आईपी नन करना है, वो ऑप्शन दे रहा है।
वैसे आपको दो चीज़ ध्यान रखनी होगी यहाँ पे जब आप बैशन इम्प्लीमेंट करते हो, कि बैशन का एक सेपरेट सबनेट बनता है जिस पे बैशन होस्ट बनता है, उसका सेपरेट सबनेट बनेगा। और जो प्राइवेट वीएम बनती है वो एक प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क पे बनती है, ठीक है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट सबनेट ले रहा है ये पब्लिक सबनेट है, प्राइवेट सबनेट नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले हम सबनेट ही क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे। वो लोड ले रहा है, थोड़ा नेट नहीं चल रहा है। डैट वो भी कर सकते थे, लेकिन चलो पहले सबनेट बना लेते हैं। सबनेट मतलब डेडिकेट नेटवर्क दे रहे हैं हम लोग अपने रिसोर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, टेस्ट आर जी। नेक्स्ट। बेसिक पे जो वर्चुअल नेटवर्क नहीं क्रिएट करना है भाई, हमें सबनेट क्रिएट करना है। इस नेटवर्क के अंदर सबनेट में जाके सबनेट, चलो हमें सबनेट क्रिएट करना है प्राइवेट, जो प्राइवेट सबनेट हो, प्राइवेट नेटवर्क हो। पर्पस हमारा डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, नेम देते हैं हम लोग प्राइवेट सबनेट। उसके बाद इनेबल प्राइवेट सबनेट नो डिफ़ॉल्ट आउटपुट एक्सेस, प्राइवेट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। ये हमारा प्राइवेट सबनेट बन गया, ठीक है। इसमें बनेगी हमारी वीएम। एक सबनेट बनाते हैं हम लोग बैशन के लिए, जिस पे बैशन बनेगा। तो यहाँ पे हमारा पर्पस है, ये पर्पस क्या है, बैशन बनाना है। तो ये बैशन दे दिया हमने और ऐड कर दिया। तो ये आप जो सबनेट चूज कर रहे हो, आपको याद है सब, मतलब आप फटाफट चूज कर लो 172.30 ऐसा प्राइवेट टाइप सबनेटिंग ये क्या करना ऑटोमेटिक ले रहा पड़ेगा है ना, मैं इसमें? आपको बताया था ना कल वाली क्लास में, ऑटोमेटिक। परसों वाली क्लास में बताया था ना हाँ कि हाँ। अगर आपने एक नेटवर्क लेके अपनी चीज़ नेटवर्क लेके वीनेट बना दिया, फिर हम्म ये इतना एडवांस है जोर कि ऑटोमेटिक लेते रहता है। 1.0 देखो, देखा 2.0 ले लिया इसने, 1.0 ले लिया, 30.0 मैंने खुद ही दिया खुद नहीं। सबनेटिंग कर रहे हो। ये आप अपने आप ले लेता है वैल्यूज, हम्म, आपको नहीं देना है वो सब। उसके बाद चलते हैं और आप क्रिएट करते हैं भैया। वर्चुअल मशीन नेम, प्रैक्टिस हैश। नेक्स्ट। सबनेट प्राइवेट ले लिया मैंने, प्राइवेट पब्लिक आईपी नन करना है, ये ऑप्शन ही पता नहीं लोड नहीं हो रहा है। बाकी सब तो ठीक है। वैसे पब्लिक आईपी होगी तो भी मेरी मशीन कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मेरा नेटवर्क प्राइवेट है, ठीक है। चलो क्रिएट कर लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं बैशन, पहले वो देख लो, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके मान लो फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वीएम बन रही है, या आपका डेटाबेस सर्वर हो सकता है, या आपका ऐप सर्वर हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है, ठीक है। इस सर्वर में आपके पास ये सर्वर आपका पब्लिक सर्वर नहीं है, मतलब इस सर्वर को आप बाहर से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे करोगे? तो हम लोग बैशन होस्ट के थ्रू करते हैं। तो एक बार ये क्रिएट हो जाए फिर दिखाता हूँ बैशन होस्ट कैसे कनेक्ट करता है। यार ये तो लोड ही क्यों ले रहा है ये? पोर्टल नहीं चल रहा है।
काम होने के बाद में भी हम ना मशीन शट डाउन करके रखेंगे, नहीं तो फ्री वाला खत्म हो जाएगा। ये मैंने वो लगा दिया ना आपका ऑटो शट डाउन, 6 बजे अपने आप बंद हो जाएगी। हम्म, सेंट्रल इंडिया उबंटू आज बस आप वो वर्चुअल मशीन के फीचर्स बता रहे हो, इसमें क्या क्या है? वीनेट के भी वीनेट के? हमने वीनेट भी देखा ना, डीडोस उसमें ऑप्शन होते हैं, डीडोस प्रोटेक्शन होता है, बैशन वाला होता है, वही दिखा रहा हूँ। अभी फायरवॉल भी पढ़ना है वीनेट में। ये नहीं ले रहा है ये, मतलब हो सकता है नेटवर्क मेरा ऐसा हो, ठीक है। हमें बैशन देखना, मैं दिखाता हूँ बैशन कैसे वर्क करता है। सिंपली आप वीनेट पे जाओ और बैशन पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद जो आपका यूज़र नेम है वीएम का वो डाल दो, एजोर यूज़र, ठीक है। पासवर्ड है जो डाल दो, @1234555, ठीक है। और वीएम हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास यही वाली वीएम एक है, टेस्टिंग वीएम मैंने दे दिया, ठीक है। यूज़र नेम दोबारा डाल देता हूँ मैं, एजोर यूज़र, और पासवर्ड मैंने डाल ही दिया है। कनेक्ट पे क्लिक कर दो। अलाउ कर दो यहाँ पे, जो ऐसे मशीन कनेक्ट करके दे देगा आपको, दिख रहा है सामने। यहाँ पे आपको जो काम करना है करो। ऐसे आप अपनी वर्चुअल मशीन बैशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आपकी मशीन प्राइवेट, मोस्टली हम लोग प्राइवेट केस में ही करते हैं। अभी तो मैंने पब्लिक मशीन कर दी है, लेकिन हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करेंगे वहाँ पे प्राइवेट मशीन करते हैं, पब्लिक नहीं करते। यहाँ पे आपको जो काम करना है, सब कुछ इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है, कुछ भी करना है कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है आपके बैशन का, ठीक है। मैंने बैशन बता दिया, प्रोडक्शन बता दिया, पियरिंग समझ गए आप, और यहाँ पे इतना और है नहीं। एक मेन चीज़ है वो है फायरवॉल, अब ये हमें पढ़ना है, ठीक है। और फायरवॉल पढ़ने के बाद आपका ये वीएम और ये नेटवर्क वाला टॉपिक, ये सब मतलब आपका बेसिक समझ में आ गया। फिर हम थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस में कई सारी चीज़ें हैं, हमें एंट्रा आईडी पढ़नी है, ठीक है। हमें नेटवर्क पे पढ़ना है कि इंडस्ट्री में कैसे नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं लोग, किस तरीके से काम होता है। कुबरनीटीज लेवल पे काम करना है, तो यहाँ पे कुबरनीटीज सर्विस दिख रही है सामने, एजूर एआई सर्विस पे काम करना है। तो बहुत सारी सर्विस हमें पढ़नी है अभी, ठीक है। सिर्फ बचा है फायरवॉल, वो भी करते हैं बाद में।